आई रियली विश आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसमें हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। और बात करते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन की। वाई डू एटम्स रिएक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एटम्स जो हैं वो रिएक्शन क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स, एटम्स के रिएक्ट करने के जो हैं बहुत से रीज़न्स हैं और उनमें से कुछ रीज़न्स की जो है बात करेंगे। जैसे केमिकल बॉन्ड जो हैं वो बनते हैं, ये वही इसी क्वेश्चन का जवाब है, आप इसको उसी क्वेश्चन में कंसिडर कीजिएगा। वाई डू एटम्स रिएक्ट के आंसर में कि केमिकल बॉन्ड जो है बनते हैं स्टेबिलिटी के लिए। सबसे बड़ा रीज़न तो आप यही लगा सकते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। और स्टेबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाय अटेनिंग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो फॉलो करता है एटम। जैसे आप देखते हैं कि तकरीबन 18वां ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल का वो नोबल गैसेस पे कंसिस्ट करता है। तो तमाम एलिमेंट्स जो उसके करीब तरीन होते हैं, करीब तरीन एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स, वो कोशिश करते हैं कि उनकी ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन किया जाए। क्योंकि नोबल गैस किसी से रिएक्ट नहीं करती, तो वो भी चाहते हैं कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसी हो जाए नोबल गैस जैसी, ताकि फिर हम भी किसी से रिएक्ट ना करें। तो लिहाजा वो कोशिश करते हैं तमाम एटम्स कि वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करें, बिकॉज नोबल गैसेज आर स्टेबल। और ये वजह बता रहा हूँ कि नोबल गैस की स्टेबल होती हैं। सो इट्स रीज़न दैट देयर वैलेंस शेल्स आर कंप्लीट। और यही वजह है कि नोबल गैसेस के भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाते हैं और दूसरे एटम्स भी चाहते हैं कि वैलेंस शेल जब कंप्लीट हो तो फिर हम रिएक्शन ना करें। तो लिहाजा जब कभी किसी एटम का वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली वो कोशिश करेगा कि वो रिएक्शन करे और अपना वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट करे। सो दे हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। और जैसे कि आपको पता है डुप्लेट रूल है और ऑक्टेट रूल है, उसमें दोनों में रूल्स में ये बताया गया है कि कोई एटम चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, यानी जो हीलियम के करीब तरीन एलिमेंट्स हैं वो चाहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर शेल में हो जाएं। जबकि जो एलिमेंट्स डेफिनेटली नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन के करीब होंगे, वो चाहेंगे कि उनके आउटर शेल में 8 हो जाएं, क्योंकि इन गैसेस के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो देयरफॉर अदर एटम्स आल्सो टेंड टू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। दूसरे एटम्स भी चाहते हैं कि उनके भी और वैलेंस शेल में 2 से 8 इलेक्ट्रॉन्स हों इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैम, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। यानी लेट्स से दैट किसी एटम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक और चालेगा। लेट्स से हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कर लेगा तो उसके वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कोई एटम है जिसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो डेफिनेटली 8 इलेक्ट्रॉन चाहेगा और वो फॉलो करेगा नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, जिसको भी वो करीब तरीन होगा। जैसे 11वें नंबर वाला एलिमेंट है वो 10वें नंबर यानी नियॉन को फॉलो करेगा, और 7वें नंबर वाला एलिमेंट जो कि नाइट्रोजन है वो भी कोशिश करेगा कि वो फॉलो करे इसको, नियॉन को, क्योंकि 7वें के करीब जो है वो 10th नंबर पड़ता है। इस तरह से आप कहेंगे कि अगर 7 को 2 के फॉलो करवा दिया जाए, 2 हीलियम जो है सेकंड नंबर पे है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन 7 को अगर हम 2 की तरफ लेकर जाएं तो डेफिनेटली ये थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो नंबर को गेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो फॉर दिस पर्पस एटम्स में लूज़ और गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद दी अदर एटम्स। यानी जो एटम्स होते हैं वो या तो लूज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, या तो वो गेन कर लेते हैं, इस तरह स्टेबिलिटी लेते हैं, या फिर शेयर करके भी स्टेबिलिटी हासिल कर लेते हैं। वंस एन एटम लूज़, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, केमिकल बॉन्ड विल फॉर्म, और फिर केमिकल बॉन्ड जो है वो बन जाता है। यानी अगर इनमें से कोई भी एक फिनोमेना करेंगे तो केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। थस एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड एंड बिकम स्टेबल, और इस तरीके से एटम्स जो हैं वो स्टेबल हो जाते हैं केमिकल बॉन्ड बनाकर। दूसरा क्वेश्चन है कि वाई इज़ द बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इन आयनिक इन नेचर। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो आयनिक क्यों होता है। जी, तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान जो है वो बॉन्ड जो है वो किस नेचर का होगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा वो आयोनिक नेचर का ही होगा। और यही सवाल किया जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है, कि वो आयोनिक नेचर का क्यों होता है। याद रखिएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी, यानी कि सलाहियत है टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, कि वो लूज़ इलेक्ट्रॉन कर दें ईजिली, आराम से। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है बड़े ईजीली, और उस दूसरी साइड पे जो है क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। सो ये दोनों जो स्पीशीज़ हैं ये लूज़ करने से, ये गेन करने से अट्रैक्ट होंगी। और देखें जो भी बॉन्ड अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से बनेगा वो आयोनिक इन नेचर होगा। उनकी अट्रैक्शन जो है वो डेफिनेटली 1.7 से ज़्यादा हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल के हिसाब से, तो फिर हम कहेंगे कि ये बॉन्ड आयोनिक है। तो इनकी अट्रैक्शन का अंदाज़ा भी लगाया जाता है। मे बी अगले टॉपिक में कोई बात ऐसी है तो मैं आपको समझा दूंगा।
सो देयरफॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइटम गिव इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइटम हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, और इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हमेशा इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट करेगा, हासिल करेगा ताकि वो बॉन्ड बना ले, राइट। ये आप सब ने याद रखनी है बात। सो दैट इज़ द पॉसिबल आंसर। सो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है कि आयनिक कंपाउंड्स और सॉलिड, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड हैं, जैसे घर में नमक है वो सॉलिड है, ज़रा जस्टिफाई कर दें, तो जस्टिफाई करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड जो हैं वो सॉलिड होते हैं, जैसे घर में नमक है। सो दीज आर कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द रिजल्ट ऑफ आयोनिक बॉन्ड। सो दीज कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हेल्ड टुगेदर, यानी पॉजिटिव नेगेटिव से बताया मैंने आपको, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़ जाते हैं, हेल्ड मीन जुड़ना, टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं और फिर इनके दरमियान जो एक अट्रैक्शन होती है, क़ुव्वत कशिश होती है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं ऑफ अट्रैक्शन। सो दिस इज़ वाई दे आर सॉलिड। इनके सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि आयनिक बॉन्ड में दोनों जो पार्टीज़ हैं, यानी दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, दोनों जो स्पीशीज़ हैं, इनके दरमियान बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की बेस पे आप इनको कह सकते हो कि दे पोजेस अ काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से आप कहते हो कि ये सॉलिड होते हैं। याद रखो, चीज़ों के दरमियान जो फासले कम हो जाते हैं, यानी दो स्पीशीज़ आपस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन कर रही हैं, तो वो सॉलिड हैं। आपने ये पढ़ा होगा फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में। और अगर दो स्पीशीज़ के दरमियान अट्रैक्शन थोड़ी वीक है तो वो लिक्विड है, और बहुत ही वीक है तो वो गैस होती हैं। सो दैट्स वाई आयनिक कंपाउंड सॉलिड हैं, क्योंकि इनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई? मेटल्स जो हैं वो बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं। सो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि मेटल्स अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं। ओके, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर दिया, तो हम पहले 4 की बात करेंगे। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कैन फॉर्म बॉन्ड्स बिटवीन देमसेल्व्स जस्टिफाई, यानी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में भी बॉन्ड बना सकते हैं, इस बात को भी हम जस्टिफाई करते हैं अब। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैव वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम हो जाता है, यानी दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान। जैसे लेट्स से दैट समथिंग लाइक क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, और ये क्लोरिक ऑक्साइड बना लेते हैं आपस में। दीज कैन नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अमंग देमसेल्व्स, और ये बहुत ज़्यादा दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, राइट। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो फिर ये ना तो ये लूज़ करना चाहता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन दे रहा है, और ये भी ऐसे ही करना चाहता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करेंगे। आप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, शायद इसकी 3.5 होगी और इसकी 3.2 होगी। तो अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेंगे, ना ये करना चाहता है ना ये करना चाहता है। सो इंस्टेड दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, और ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं और क्लोरिक ऑक्साइड बन जाती है। सेम केस लगा लें आप, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान लगा लें। अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 के हिसाब से होगी, तो बोथ आर नॉट गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों फिर क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, और इस तरीके से इनका बॉन्ड बन जाएगा, विच इज़ नोन एज ऑक्सीजन बॉन्ड। जो हवा में ऑक्सीजन 21% मौजूद है, वो शायद कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ही है। सो आई थिंक सो दैट इज़ अ गुड आंसर टू एक्सप्लेन जी। तो अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। मेटल्स गुड कंडक्टर हैं बिजली के, आखिर ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इनके अंदर मौजूद है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वो पोटेंशियल को कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दैट्स वाई दे बिकम समथिंग लाइक अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कोई भी मेटल हो, लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड, कोई भी मेटल हो, तो ये बिजली के कंडक्टर होते हैं। और कहने में तो ये आता है कि गोल्ड सबसे अच्छे इलेक्ट्रॉन्स अपनी बॉडी के अंदर लूज़ करता रहता है और होल्स बनाता रहता है, सो दैट मेक्स अ सेंसेशन ऑफ गुड कंडक्टेंस। और इस तरह से फिर गोल्ड जो है, विच इज़ अ वेरी वेरी फेमस मेटल, और ये गोल्ड जो है एक बेहतरीन कंडक्टर होता है बिजली का। और ना सिर्फ बिजली का, बल्कि जो अच्छे बिजली के कंडक्टर होते हैं वो अमूमन अच्छे बिजली के अलावा हीट यानी हरारत, इसके भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। सो आपको इस बात को याद रखना चाहिए। अब चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बिजली को कंडक्ट करते हैं, लेकिन इन सोल्यूशन फॉर्म, लेकिन सिर्फ या तो वो उनको पानी में डाल के मिक्सचर बना लें, सोल्यूशन बना लें, या फिर उनको पिघला लें, मोल्टन फॉर्म में ले आएँ। ऐसा क्यों है, इसका जवाब भी देते हैं आपको।
जी, तो बात कर रहे थे कि आयनिक कंपाउंड जो हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में या पिघली हुई हालत में अच्छे कंडक्टर होते हैं बिजली के। ऐसा क्यों है? क्योंकि याद रखिए, बिजली को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, जो कि मेटल्स तो हैं। और लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाते हैं या मोल्टन हो जाते हैं यानी पिघल जाते हैं, तो फिर समझ लें कि वो आयंस होते हैं, उनके अंदर आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं और उन फ्रीली मूविंग आयंस की वजह से वो बिजली के कंडक्टर बन जाते हैं। यानी देखें, बिजली को कंडक्ट करने के लिए कोई ना कोई तो वजह चाहिए ना। सो फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आयंस शुड बी एबल टू मूव फ्रीली, आयंस को फ्रीली मूव करना चाहिए। सो इन सॉलिड फॉर्म दोज आयंस आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और आपको पता है आयंस आपस में तो जुड़े हुए हैं और उनको तो कोई अलग कर नहीं सकता, लेकिन फ़िलहाल दे आर नॉट एबल टू मूव, वो ना मूव कर सकेंगे ना बिजली के कंडक्टर होंगे। सॉलिड फॉर्म में नहीं कर सकते आप उनको बिजली की कंडक्टेंस। आप बेशक सॉलिड फॉर्म में आप बिजली कंडक्ट करके भी देख लें, नमक अगर सॉलिड हो तो उसमें से बिजली नहीं गुजरेगी। लेकिन अगर नमक को पानी में डाल दें या पिघला लें, सोडियम क्लोराइड को आप पिघला लें, मोल्टन स्टेट में ले आएँ, एक्वस फॉर्म में ले आएँ, यानी इसको पानी में डाल दें, तो फॉर्म आयंस आर एबल टू मूव, और आयंस फिर मूव कर सकेंगे एंड एक्ट एज आ कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और फिर वो एक बिजली के यानी ताकत के कैरियर बन जाएंगे, हैंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेंगे। राइट, अब चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इज फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में किस तरह का कोवलेंट बॉन्ड होता है। जी, तो अगर हम इसको देखें, नाइट्रोजन फॉर्म्स ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज ईच नाइट्रोजन एटम कैन शेयर इट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर नाइट्रोजन एटम। आप देख सकते हो नाइट्रोजन हमारे पास गैशियस फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, ये इसका लिविस फार्मूला है, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ने शेयर कर लिए हैं, और नाइट्रोजन के 2 न्यूक्लियस के दरमियान आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, और आप इसको इस N2 की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये 5 डॉट्स या क्रॉस इसलिए शो किए हैं क्योंकि आउटर शेल में, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसने 8 करने हैं, तो 3 शेयर करेगा तो 8 होंगे। इसने 3 शेयर कर लिए हैं, इसके भी 8 हो गए हैं और इसके भी 8 हो गए हैं। सो ऑक्टेट दोनों ने कंप्लीट कर लिया है और N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है नाइट्रोजन। सो दैट इज़ अ गुड आंसर। स्टूडेंट्स, 8वां सवाल है, फ़र्क करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी, तो पहले देख लेते हैं लोन पेयर की तरफ। लोन पेयर क्या होता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग के बाद भी बच जाएं, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन एटम इन विच मॉलिक्यूल विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो, लोन पेयर हैं। इट इज़ इन अ कंट्रोल ऑफ वन न्यूक्लियस, और ये एक ही न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहते हैं, ये भी अच्छा फ़र्क है। और लोन पेयर कह लें, आप ये भी लिख सकते हैं, दोज काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट इन बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। ये मेरी लाइन को दोबारा रिवाइज कर लें और इसको लिख लें, ये भी एक अच्छा डिफरेंस है। उसके बाद बॉन्ड पेयर में क्या होता है कि द इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच हैव इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं वही बॉन्ड पेयर होगा, और ये डेफिनेटली एक ही न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं, ये 2 न्यूक्लियस के कंट्रोल में होते हैं। सो यू कैन से कि ये 2 न्यूक्लियस के जो दरमियान होंगे इलेक्ट्रॉन्स, दे आर बॉन्ड पेयर। सो आई थिंक सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद आप ये भी लिख लें, इट बिलोंग्स टू 1 एटम और इट बिलोंग्स टू 2 एटम्स, ये इसका लिख लें आप। सो दैट इज़ अ गुड आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, 9वां सवाल है, डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। ऐसी 2 सूरत हाल, 2 कंडीशंस, 2 ऐसी बातें बता दें जिससे पता लगे कि ये वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर 2 कंडीशंस की बात करें जो बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी हैं, तो पहली कंडीशन ये है, द एटम मस्ट हैव कंपैरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ एक जैसी होनी चाहिए, तकरीबन एक जैसी या करीब करीब होनी चाहिए। इट मीन्स डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन एटम्स टू बी बॉन्डेड मस्ट बी सेम, तकरीबन मस्ट बी स्मॉल, डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए दोनों एटम्स के दरमियान। लेस देन 1.7 होना चाहिए, यानी ये भी याद रखें, लेस देन 1.7 इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस दोनों के, अगर आप प्लस माइनस करें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को, तो फिर 1.7 से आंसर कम आना चाहिए, तो तब वो 2 एटम्स तो कोवलेंट बॉन्ड बना सकेंगे। उसके बाद वैलेंस शेल शुड बी पार्शली फिल्ड, और उनका वैलेंस शेल भी कंप्लीट नहीं होना चाहिए। अगर वो इनकम्प्लीट होगा तभी तो उनको बॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी और वो बॉन्ड बनाएंगे, तो लिहाजा ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो व्हाई HCl हैज़ डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये HCl है, उसमें डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्यों होती हैं। व्हाई HCl हैव डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन HCl मॉलिक्यूल, ये भी क्वेश्चन हो सकता है।
सो इन HCl मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल है, क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें आपको जो क्लोरीन नज़र आ रहा है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और हाइड्रोजन से अगर हम देखें, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 होती है आई थिंक सो, क्लोरीन की 3.5 होती है, 3.2 होती है, आई डोंट रिमेंबर इट। ठीक है, सो वी जस्ट थिंक बिट मोर। तो देयरफॉर हम ये सोच सकते हैं कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ क्लोजर टू क्लोरीन। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्लोरीन के क्लोजर है, क्रिएटिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इट, और जो कि क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, वो जो कि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। ये देखें, ये हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। ये पार्शियल का निशान है, आपने लाजमी बनाना है। सो इन दिस वे मॉलिक्यूल बिकम पोलर, और मॉलिक्यूल जो है ये पोलर बन चुका हुआ है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। और आप कह लें कि अब ये दोनों साइड्स जो हैं, ये एक मॉलिक्यूल है और ये भी एक मॉलिक्यूल है, और इसकी जो पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड से क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ये कोई आयोनिक बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये अट्रैक्शन है, एक वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, और वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हों तो उनको हम IMF कहते हैं, विच इज़ नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो थस डार्पल डार्पल इंट्रैक्शंस आर डेवलप्ड, और इसमें आपको डार्पल डार्पल फोर्सेस जो हैं वो डेवलप होती हुई नज़र आ रही हैं। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के व्हाट इज़ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को एग्जांपल से एक्सप्लेन करें। सो स्टूडेंट्स अभी हम नाइट्रोजन की एग्जांपल पहले भी कर चुके हैं, और एक ये नया मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल। ये एक गैशियस मॉलिक्यूल है, इसको हम कहते हैं ईथाइन। इसमें भी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, या फिर हम इसको नाम देते हैं, जो कॉमन नेम है इसका, दैट इज़ एसीटाइलिन। ये आप याद रखिएगा। सो इसके बारे में बताया जा रहा है कि द बॉन्ड इन विच ईच एटम्स कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बॉन्ड जिसमें हर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स थे इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। देख सकते हैं इस नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर कर दिए हैं। ये देखें 3 डॉट्स जो हैं वो शेयर हो गए हैं इस एटम के थ्रू, और ये क्रॉस वाला जो एटम है इसका टोटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, ये क्रॉस 3 शेयर हो गए हैं, और साथ ही आपको 2 क्रॉस नज़र आ रहे हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रिपल लाइन, और इसको देखें हम ट्रिपल लाइन की शो भी कर रहे हैं, और इस तरीके से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 2 कार्बन आइटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन और कार्बन बेसिकली ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन बेसिकली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। याद रखिएगा, जब 2 एटम्स के दरमियान टोटल आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आएँ तो समझ लें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, और 2 एटम्स के दरमियान अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आएँ तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा। लिहाजा इन दोनों एटम्स ने 6 इलेक्ट्रॉन सेंटर में है, मतलब इन दोनों एटम्स ने 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है। इसको अगर हम और थोड़ा सा, जिस तरह हमने N2 बनाया है, इसको अगर हम लिखें, हम इसको लिखेंगे C2H2। दैट इज़ गोइंग टू बी द वेरी कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ ईथाइन और एसीटाइलिन। सो आई होप आपको ये आंसर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। यानी कोई एक एग्जाम्पल समझाने की बात है। सो इफ़ वी जस्ट थिंक अबाउट क्वेश्चन नंबर 21, what is the difference between polar and non-polar covalent bond, explain with one example of each। तो इसमें हम देखेंगे अब write the topic polar covalent bond and non-polar covalent bond from the above text। okay, I'm just really confusing this answer, मैं भी आपको बताता हूँ। So students, अगर polar और non-polar covalent bond की बात करें, so let's talk about non-polar covalent bond। when a covalent bond exists between 2 like atoms, यानी दोनों अगर एक जैसे एटम्स हैं, then the shared electron pair remains in the center of both atoms because being identical। दोनों एटम एक जैसे होंगे तो आपको पता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों तरफ प्रॉपरली और इक्वली अट्रैक्ट होंगे। सो बोथ एटम्स अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली, थस नो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन एटम। और किसी दोनों एटम्स में से किसी पर भी पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप नहीं होगा, यानी ना इस पर डेवलप होगा ना इस पर। सो इट्स अ हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। ये मीथेन गैस है, इसमें दोनों एटम सेम तो नहीं है, लेकिन फिर इसको भी आप नॉन पोलर कहेंगे। मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। सो ओके, सो ऑन एटम
Such a covalent bond is called a non-polar covalent bond, and such compound is called non-polar. So covalent compounds कह सकते हैं आप. So for example, hydrogen gas, chlorine gas, methane gas are non-polar molecules because in each molecule electron pair is equally shared by the both atoms. अब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों एटम एक जैसे ही हों. यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों एटम्स एक जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी बॉन्ड पेयर जब दोनों एटम्स के दरमियान इक्वली शेयर्ड हो रहा हो तो आप उसको नॉन पोलर कहेंगे. तो इसके बारे में फर्स्ट ईयर में जाके इंशाल्लाह मज़ीद आपसे डिस्कशन करेंगे, यानी 11th क्लास में. अभी आप यही देखें. उसके बाद आता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड. सो अगर अब हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, राइट, तो व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू अनलाइक एटम, यानी दोनों अनलाइक एटम्स के दरमियान बॉन्ड है, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी क्लोज टू एटम हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ ग्रेटर, और इलेक्ट्रॉन जो हैं उसकी तरफ जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. सो दीज एटम्स विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो पार्शली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं HCl की बात करूं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इट्स जस्ट बिकॉज कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो क्लोरीन है. सो दीज एटम्स विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड द other bonded atoms will get the partial positive charge by the same amount. ये same amount से सारा scenario create होगा. So such a covalent bond is in which bonded atoms have partial positive and partial negative charges is called polar covalent bond. So in other words, we can also say a covalent bond have a developed some ionic character due to the presence of partial positive and partial negative charges. और हम फिर ये भी कह सकते हैं कि कुछ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप किए गए हैं बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है. सो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाइड्रोजन को देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है जिसका मैंने आपको पहले बताया, और क्लोरीन की 3.2 है. सो देयरफॉर अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी मोर क्लोज टू क्लोरीन, और यहाँ पर क्लोरीन के पास होगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द क्लोरीन एटम, और यहाँ पे क्लोरीन एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा एंड कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम. थस मॉलिक्यूल्स बिकम्स पोलर. और इसलिए आप बोलोगे इनके दरमियान पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और ये HCl मॉलिक्यूल जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है. सो दैट इज गोइंग टू बी द गुड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है वाई अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर, यानी जो कोवलेंट बॉन्ड है वो पोलर क्यों हो जाता है. जी स्टूडेंट्स, तो वाई अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम पोलर व्हेन अ कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू अनलाइक एटम्स, जैसे कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर विल क्लोज टू द, जैसे दो एटम्स हैं अब वो दोनों सेम नहीं है. सी की एग्जांपल ले लेते हैं HCl की, तो अब वो दोनों सेम एटम नहीं है. सो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ करीब होगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. सो दिस एटम विल बी गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये एटम पार्शियल नेगेटिव गेन करेगा एंड द अदर बॉन्ड एटम विल गेट द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा. सो द सेम अमाउंट, और इन पे जो अट्रैक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की जो भी अट्रैक्शन है वो दोनों की सेम होगी. सो इन दिस वे कोवलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर, और उसको पोलर कहेंगे. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड एक अच्छी एग्जांपल है, और मैं आपको बताता चलूँ पानी भी एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, और इसके अलावा आप और भी बहुत से ले सकते हैं. एसिड्स पोलर होते हैं जैसे कि HNO3 H पॉजिटिव और NO3 जो है वो नेगेटिव होता है. ठीक है जी स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी. आखिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और पोलैरिटी में क्या कोई रिलेशनशिप है. जी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी में क्या रिलेशनशिप है. डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल. ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स द ग्रेटर विल बी द पोलैरिटी ऑन द मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल अब देखें इसमें बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बॉन्डेड एटम्स के दरमियान वो रिलेटेड है पोलैरिटी के. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही पोलैरिटी क्रिएट होती है. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, उसका डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो याद रखिएगा पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी. जैसे फॉर एग्जांपल HF है और HCl है, अब इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किस में है. तो बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन फ्लोरीन इज ग्रेटर, तो लिहाजा इसमें पोलैरिटी ज़्यादा है. और अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखें HCl में और उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इनकी जो पोलैरिटी है वो भी कम है. इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, इसकी पोलैरिटी कम है. ठीक है. व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर. ये बोर्ड क्वेश्चन है और अमूमन इस चैप्टर से अगर 2 या 3 सवाल अगर आते हैं तो अमूमन ये सवाल आ जाता है. तो इसका आंसर की तरफ देखते हैं जी. तो आइस जो है वो क्यों फ्लोट करती है पानी पे. सो इफ़ वी जस्ट थिंक अबाउट दैट, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस बिकॉज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. व्हेन द वाटर फ्रीजेज, जब पानी जमता है,
द मॉलिक्यूल्स अरेंज themselves in a regular geometrical form so that the large empty spaces between them is developed. यानी जैसे ही पानी अरेंज करता है मॉलिक्यूल्स को बर्फ़ बनने के लिए तो उनके दरमियान कुछ गैप्स आ जाते हैं, यानी लिक्विड वाटर की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है और गैप्स आने की वजह से जो सॉलिड वाटर है यानी वाटर मॉलिक्यूल जब अरेंज हो जाते हैं तो उनकी डेंसिटी कम हो जाती है. सो कम डेंसिटी वाला पार्टिकल या मॉलिक्यूल या कंपाउंड ऊपर होता है और ज़्यादा डेंसिटी वाला नीचे होता है. सो ड्यू टू दीज एम्प्टी स्पेसेस, यानी जब फ्रीजिंग हो रही है और जब इनकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म आ रही है यानी ये कुछ अरेंज कर रहे हैं पानी के वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को, सो एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन दैम वाटर मॉलिक्यूल इज़ फ्रोजन फॉर्म. Okay, so due to these empty spaces among water molecules in frozen form, density of ice becomes less और ice की density कम हो जाती है liquid से. So the density of ice जो देखें 0.917 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. याद रखिएगा ये MCQ आ सकता है कि डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट ये होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो इसकी आइस की डेंसिटी जो है वो ये हो जाती है और लिक्विड की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है और लिटरली मीन्स दैट कि ये ज़्यादा है. सो 0 डिग्री पे ऐसा हो रहा है. सो हैंस आइस फ्लोट्स अपॉन द वाटर सरफेस due to less density. So that is going to be the good answer, right? So let's move towards the next question. Student 16th question है, give the characteristics of properties of ionic compound. ionic compound की characteristic properties बताएं. So students अगर हम ionic compound के खासियत की तरफ देंगे, properties का मतलब होता है खासियत. दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी ये क्रिस्टल होते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे नमक वगैरह होगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है. सो दे आर नॉट नॉन कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म बट अ गुड कंडक्टर इन मोल्टन फॉर्म. ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि ये सॉलिड फॉर्म में नॉन कंडक्टर हैं, लेकिन लिक्विड हो जाएंगे, मोल्टन हो जाएंगे, एक्वस हो जाएंगे तो ये कंडक्टर हैं क्योंकि आयंस फ्रीली मूव करने लग जाते हैं. सो देयर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई. और इसका आपने याद रखना है, ये बोर्ड में MCQ आता है कि जो NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट MP NaCl का 800 है, यानी आपके घर का नमक अगर आप 800 डिग्री तक उसको गर्म करें तो वो पिघल जाएगा. एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 1413 यानी 1413 डिग्री सेल्सियस, यानी इतने पे वो फिर पिघल जाएगा. सो दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर. और नमकियात क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड्स ये अमूमन पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा सारे आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन NaCl यानी जो घर का आम नमक है ये पानी में सॉल्युबल हो जाता है, राइट. सो स्टूडेंट्स लास्ट बट नॉट लीस्ट चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ. सो व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज डज द कोवलेंट कंपाउंड हैव. कोवलेंट कंपाउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सो जानते हैं. आखिरी क्वेश्चन है ये जी. तो स्टूडेंट्स अगर हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ यानी खासियत देखें कोवलेंट कंपाउंड्स की, याद रखिएगा अमूमन कोवलेंट कंपाउंड जल जाते हैं, आग उनमें भड़क उठती है. ये निशानी भी है उनकी, जैसे कपड़ा वगैरह कोवलेंट है, लकड़ी में बहुत से कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं. सो दे हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स. इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी वंडरबॉल फोर्सेस जो हैं वो कम होती हैं, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी कम होती हैं. सो दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बिजली के अच्छे कंडक्टर नहीं है, बट if the compound consists of polar molecules it can conduct electricity when dissolved in polar solvents. लेकिन अगर इन कंपाउंड को अगर हम देखें पोलर मॉलिक्यूल्स की तरफ देखें, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं. दे आर यूजली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल और एसीटोन वगैरह. उसके अलावा ये जो इनके सबके फार्मूले आप मुझे लिख के बताएं ज़रा. इसका तो आपने पढ़ा हुआ है B6C6H6. ईथर होगा आपका, ईथर कोई भी हो सकता है, तो जनरल फार्मूला मैं आपको बताता हूँ ROR. और उसके बाद हम अल्कोहल की बात कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द लास्ट प्रॉपर्टी के बिगर मॉलिक्यूल्स विद द 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग ऑफ कोवलेंट crystals which are very hard. Such compounds have high melting and boiling points. For example diamond, graphite. और कुछ बड़े बड़े कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन अमूमन सबका जो है ऊपर वाली 3 प्रॉपर्टी उन पे हिट करती हैं. स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. और नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर मौजूद है, या चैनल की प्लेलिस्ट में, चैनल की फ्रंट लिस्ट में जाएं और वहाँ से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, या अबाउट में चले जाएं चैनल के, वहाँ से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा. और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. सो थैंक यू सो मच. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.